नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। रोज़ एक नए जोशो जज्बे के सामने आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, सोच के यही आते हैं कि मुल्क की माशी तरक्की होगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, थोड़ी स्लो होगी, कोई बात नहीं। स्टॉक मार्केट के मामलात के ऊपर मुख्तसरन आगाज़ में बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उठा पटक हुई है और लोग परेशान हो गए, साहब क्या हो गया। अब थोड़ी सी रिकवरी आई है, लोगों की जान में जान आई है, सांसें बहाल हुई हैं, वरना बीच में तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़हनी तौर पर अजियतों का शिकार हो गए थे, मरीज़ बन गए थे। उनको समझ में ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि इस्तेहकाम की कोई ऐसी बात मुल्क की मईशत के अंदर है नहीं, और ना पहले थी। ना मार्केट के गिरने की कोई वजह थी, ना चढ़ने की कोई वजह थी। उसकी वजह लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको कहता हूँ देखो, बैनुल-अक़वामी मंडियों को देखना बहुत ज़रूरी है। जो बैनुल-अक़वामी मंडियों में होगा कुछ अरसे बाद वो पाकिस्तान में होगा। ये एक ट्रेंड है, हम फॉलो करते हैं बैनुल-अक़वामी मंडियों में। ये बस नज़र रखनी है कि ओमिक्रॉन जो नई कुत्ती नस्ल का कोरोना वायरस आया है और इस मुल्क के साथ भी वही करने वाला है। ये ज़हनी तौर पर याद रखें कि ये जो एक कोरोना वायरस आया है, यह आपके मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगा, आपकी मईशत को तबाह बर्बाद कर देगा अगर आपने इस पर काबू न पाया। WHO ने अभी से ही ऐलान कर दिया है कि नई शक्ल का ओमिक्रॉन शायद वैक्सीन के आगे भी कोई फ़ायदा नहीं, ये खामोशी से आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा। दूसरी बात, इसके सिम्टम फ़र्क होंगे, इसके अलामात बिल्कुल फ़र्क होंगे। इसके अलामात में जिस्म में शदीद दर्द और थकान। ये आप समझ रहे बात? ये वो नहीं होगा कि मुंह का जायका चला गया, अचार का जायका नहीं आ रहा, हाँ अनार का जायका नहीं आ रहा, इसका अब कोई पता ही नहीं चलेगा। ओमिक्रॉन की अलामात होंगी शदीद कमजोरी, थकान, जिस्म में दर्द, जो कि बहुत सारे वायरसेस के साथ होता है। इस वजह से इन अलामात की बुनियाद पर ओमिक्रॉन का पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसकी तशखीस भी मुश्किल हो जाएगी। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? साउथ अफ्रीका जहां पर इसने जन्म लिया है, वहां पे लोग ये कह रहे हैं कि ये जवान उम्र के लोगों को लगा, जिनकी वैक्सीन हुई थी, उनको मामूली नोयत की अलामत बीमारी हुई और फिर उसके बाद बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो गई। अब तक की जो इत्तलात है, लेकिन अब ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान ना आ जाए, क्योंकि हमारा मुल्क बच गया था, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब और चंद लोगों के चक्कर में हमने बरतानिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आने दिया और हमारे मुल्क के अंदर डेल्टा फैल गया, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई, हमें लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ा, बड़ी बर्बादी हुई। मैं अब भी वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ, मुल्क के बॉर्डर बंद कर दिए जाएँ, फौरी तौर पर हवाई सफ़र बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बंद कर दिया जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टॉक मार्केट के मुतालिक बात करेंगे और ओमिक्रॉन का किरदार, उसके बारे में बात करेंगे, मुल्क की मईशत पर क्या होगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बड़ी मुश्किल से तेरे से जान छूटी थी, बड़ी मुश्किल से तेरे से जान छूटी थी, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान तुली हुई है कि हम सारी जिंदगी नकाब पोश रहे हैं। यह मास्क जो है ना, इससे बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी, लेकिन जिस तरह गैर संजीदगी से हुकूमत ओमिक्रॉन के इस बहुत बड़े मसले को ले रही है, यह मास्क दोबारा से आपकी ज़िंदगी का अहम जुज़ बन जाएगा और नाजरीन, इसके बगैर फिर आप कहीं नहीं जा सकेंगे। मैं फिर फिलफौर हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान के बॉर्डर फौरन सील कर दें और हवाई जो सफ़र है उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, क्योंकि यह ओमिक्रॉन जो भी शय है, इसकी अभी तक मुकम्मल तौर पर तशखीस का तरीका भी मालूम नहीं हुआ, इसके अलामात भी मुख्तलिफ होंगे
और आलमी स्टॉक मार्केटें इसकी वजह से गिर रही हैं, आलमी मईशत दबाव का शिकार हो रही है, क्योंकि ये सारा अमल वैक्सीन का नाकाम हो सकता है मुस्तकबिल में। सदर जो बाइडन ने कल अपनी आवाम को ये तसल्ली दिलाई है कि घबराहट का शिकार ना हो, ये इसके खिलाफ इसकी शिकनी के लिए एक वैक्सीन की तहकीक अभी जारी है और इंशाअल्लाह, अच्छा नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ, हम तो अपनी तरफ से कहेंगे ना कि जल्दी तैयार हो जाए, वरना बाइडन साहब को मुसलमान करना पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब फरीद आलम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मार्केट के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में जनाब फरीद आलम साहब। जी शुक्रिया, थैंक यू। फरीद आलम साहब, पाकिस्तान की मार्केट ने तो एक तरह से बाउंस बैक किया, थोड़ा से दबाव का शिकार रही है अभी मौजूदा हालात में, लेकिन यह जो ओमिक्रॉन वाला मसला है, इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केटें कोलैप्स हो चुकी हैं। ऐसा इशारा है कि पाकिस्तान में भी उसके असरात मुरत्तब होंगे। आपके ख्याल से अगर हुकूमत वक्त पर सही कदम उठा लेगी तो एक तो हम लॉकडाउन से बच जाएंगे, दूसरा बैनुल-अक़वामी मार्केटों की तर्ज पे कहीं हमारी मार्केट पर भी वो वाला दबाव नहीं आएगा। क्या कहते हैं आप? जी अली, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स हमें बाद में मालूम होते हैं, लेकिन जो आपने ये जो 3-4 स्टेटमेंट्स दी, इस पे मैं अगर अपने राय का इजहार करूं जरूर, तो मैं कंक्लूजन से शुरू करता हूं, फिर उसके हम हिस्से बखरे बाद में कर लेंगे जी। पाकिस्तान के लिए ये जो ओमिक्रॉन दोबारा आया, देखें, एक तो है एज अ बीमारी और एज अ वबा, ये खतरनाक चीज है और हमें इसकी जाहिर है अफसोस है कि क्यों वापस आया। लेकिन आप ये देखें कि इसकी वजह से अगर मैं इकोनॉमिक फ्रंट पे अब आऊं दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो फिर कमोडिटी की जो इंटरनेशनल प्राइसेस गिरना, वो इस तरह कोयले की, क्रूड की, ये बाकी चीज़ों की भी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नेट इंपोर्टर है बहुत सारी कमोडिटीज़ की, जो इस तरह हमारा इंटरनेशनलाइज हर कंट्री है, ये जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमने पिछले 1.5 साल में अपने इस कोरोना और कोविड को संभाल लिया अल्लाह के फजलो करम से। तो ये दोबारा से जो ओमिक्रॉन की कहानी आई, इसने हमें थोड़ा हिलाया तो ज़रूर पहले स्टेप पे, लेकिन आपने खुद ही बात की कि अभी ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि कितना वाइटल और कितना फेटल ये होगा। जी जी। तो मॉडर्ना ने कहा कि वैक्सीन में नॉट बी एज इफेक्टिव जो उनकी ऑलरेडी है, जो इसके ऊपर होगी। तो अभी कपल ऑफ थिंग्स दैट विल अनफोल्ड। जो बाइडन की आपने एग्जांपल अच्छी दे दी कि उन्होंने कहा है कि अभी ये हमें थोड़ा अर्ली है, 2 हफ्ते लेंगे इस सारी बात करने में। तो आई थिंक अभी बॉर्डर सील करना और ये सारी बातें करना, ये मुझे लगता है कि न्यू नॉर्म बनता जा रहा है ये भी। और ये जिस तरह हमने एक था ना ISPR का बड़ा अच्छा सा एक जिंगल और गाना और बड़ी एक स्टेटमेंट कि लड़ना, उससे जो है ना, हमने डरना नहीं है, लड़ना है। हाँ। तो मुझे भी लगता है कि इन बीमारियों के साथ हमें अब मॉडर्न डे लाइफ में शायद हमें इनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से इस हिसाब से इख्तलाफ नहीं करता सर, लेकिन मैं तारीखी और खैर इस हक मैं मजहबी पस मंज़र तो पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैं सूरतन और न सीरतन उस फितरत का हामिल हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जब वबा फैले तो जो जहाँ पर हो वो वहीं रुक जाए, ये तारीख़ी तौर पर और अगर मजहबी रिवायात में भी इसे देखा जाए तो ये लाजिम है। इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान माजी के अंदर वबाई अमराज से पहुँचता रहा है, तो वो बात आपकी मानी जा सकती है, लिव विद इट, लेकिन वो बाई कंपल्शन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लेट लतीफ़ नहीं बन सकता सर। बात यह कि हम तो प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं, हम शायद सरवाइव कर जाएंगे। कितने ही गरीब मासूम ऐसे हैं जिनका लॉकडाउन की वजह से रोज़गार छिन गया, ना तो उनकी टीवी पे नुमाइंदगी है, ना मीडिया पर उनके लिए कोई आवाज़ उठा सकता है। सर, अगर वो दोबारा से लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुए, उनके चूल्हे बुझ गए, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? प्रिविलेज क्लास तो फिर भी चंद दिन घर बैठ जाएगी, सैलरी क्लास को भी शायद तनख्वाहें मिलती रहें, लेकिन दिहाड़ीदार ऐसे लोग, उनके मुतालिक मैं बात कर रहा था। आपसे तफसील लेता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटी सी बात, वापस आकर इसकी तफसील आपसे ज़रूर लूँगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एहसन मेहनती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब। तो एहसन मेहनती साहब को खुशामदीद कहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कि शोबा इक्तसादियात के माहिर हैं। एहसन मेहनती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी फरीद आलम साहब से बात हो रही थी और गुफ्तगू का महवर यही था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बाउंस बैक तो किया, अभी मौजूदा तौर पर यह कह रहे हैं कि मामूली दबाव का शिकार है, लेकिन 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 बात कुछ ऐसी है कि बैनुल अक़वामी मार्केटों को देखना बहुत ज़रूरी है और आप भी चूँकि इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, तो वहाँ पर जो बुनियादी मंदी का रुझान है उसके पीछे म्यूटेंट वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ओमिक्रॉन। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान अगर इस सिलसिले में अच्छे इक़दाम ले ले तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट और हमारी मईशत क्या इसके असरात से बच सकती है या कि नहीं? दोनों साइड पर इश्यूज इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तो पीआईबी यील्ड्स अगर आप देखें, बॉन्ड यील्ड्स पाकिस्तान की कल 250 बेसिस पॉइंट, जिसको कहते हैं 2.5% से जो है वो बढ़ गई। अब जब बॉन्ड्स बढ़ते हैं उसी मिकदार से जो है मार्केट में प्रेशर जो है वो देखा जाता है। एक तो हमारा लोकल एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है। अगर पॉलिसी रेट को हम बढ़ाते हैं और फिर जाहिर है बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टर का रुझान वैसे ही जो है वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ चला जाता है। उसके साथ हमने देखा कि आज भी जो है 3 से 4% जो है वो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ऑयल स्टॉक्स के अंदर काफी शदीद मंदी जो है वो देखी जा रही। अब ये भी सारी सिचुएशन थी कि ग्लोबल मार्केट, जिस तरह से आपने कहा कि इक्विटीज में काफी ज्यादा ग्लोबली जो है वो सेलिंग है, फॉरेन सेलिंग पाकिस्तान के अंदर है, पिछले कुछ महीनों से भी चल रही है। और जाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान मार्केट जो है फ्रंटियर मार्केट की तरफ आया तो वहां पर जो इमर्जिंग मार्केट की जो फंड थे वो भी सेलिंग पर थे। और ओवरऑल जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर रुपये भी गिर रहा था, कल तक गिर रहा था, आज थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। बट आई थिंक कि काफी हद तक जो है वो हमें लोकल एनवायरनमेंट को भी देखना है और ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी देखना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसका दोहरा वार है, पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी तौर पर भी बहुत से खतरात का सामना है, मामलात का सामना है, जिनको पहले मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। चलें फिर महवर थोड़ा सा बदल लेते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि फ़रीद आलम साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि हमारी अपनी इकॉनमी के क्या डायनेमिक्स हैं इस वक्त, और आप क्या महसूस करते हैं कि हमारी अपनी मईशत जो है क्या उसकी कारकर्दगी भी हमें स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रही है? देखिए, हमारे जो पिछले दिनों पे इश्यूज थे वो फर्क थे, अब दूसरे फर्क हो रहे हैं। हम पिछले दिनों में जिस रिगमरोल से गुजरे उसमें आईएमएफ का डोरमेंट होना, टीएलपी वाला इशू, फिर अफगानिस्तान वाला इशू, और अफगानिस्तान वाला इशू मैं दोबारा से टच करूंगा 1 मिनट बाद इस वाले में। फिर अब हमारी जो करेंसी की वोलेटिलिटी है वो कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जिस तरह अभी एहसन ने कहा कि अभी जिस तरह पीआईबी की यील्ड्स के जिक्र किया उन्होंने, बिल्कुल मुनासिब बात है। लेकिन आप ये देखें कि जो सेकेंडरी मार्केट की जो यील्ड्स हैं ये एक इंडिकेट कर रही हैं ख्वाहिश, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स को बेस बना के अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की डायरेक्शन को फिक्स करें। लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ने अपना लाहे अमल चेंज किया, पहले 25 बेसिस पॉइंट, फिर 150 बेसिस पॉइंट, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो हमें सबको ये लग रहा है कि 75 या 100 बेसिस पॉइंट ये और बढ़ा देंगे। वो हमारी मार्केट ने काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर लिया है। इशू ये आया है कि आईएमएफ से डील होते होते काफ़ी टाइम लग रहा है। और अजीब बात ये हुई है, हमारी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम में इजाफा हुआ वो ये कि जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो 12 जनवरी को मिल रहा है, यानी क्रिसमस की हॉलीडेज और न्यू ईयर की हॉलीडेज सारी उसके अंदर आ गई। तो उससे पहले प्रायर एक्शंस हैं और हमने काफ़ी हद तक कर लिए हैं। लेकिन अब वो जो प्रायर एक्शंस का टाइम होगा, जो हम जाके अपना पर्चा जब पेश करेंगे कि भाई हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है, तो आज तक तो ऐसा मेरी नज़र में नहीं हुआ कि खुदा न खास्ता आईएमएफ बोर्ड दोबारा से कोई कहानी सुनाए। बट स्टिल 12 जनवरी थोड़ा सा एक लंबा पीरियड है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा सबसे बड़ा मसला आ गया जब हमारी रिक्लासिफिकेशन हो गई एमएससीआई की फ्रॉम इमर्जिंग टू फ्रंटियर मार्केट। हम जब फ्रंटियर से निकले थे या ऊपर गए थे हम बड़े, तो उस वक्त हमारी जो मार्केट की वेट था वो 7-8% था। अब जब हम वापस जा रहे हैं
तो हमारे उन पीयर ग्रुप में जिसमें वियतनाम सरे फहरिस्त है वो बहुत आगे चला गया। अभी हमारी जो नए जिसकी आज क्लासिफिकेशन हो रही है और आज जो मार्केट गिर रही है वो सिर्फ इसलिए गिर रही है कि मार्केट ऑन क्लोज के ऑर्डर्स हैं 3-4 बड़े स्क्रिप्ट्स में जो कि इंडेक्स को मूव करते हैं। तो आखिरी आधा एक घंटे में मार्केट समझ रही है। अब इस पे ये देखना है कि क्या वो वाकई सेल करेंगे या इमर्जिंग वाला फंड बेचेगा और सामने फ्रंटियर वाला ले जाएगा। तो ये हमारी मार्केट आज थोड़ी वॉलेटाइल हो चुकी है और अभी आखिरी आधा घंटा रहेगी। तो मेरा ख्याल है जो $300 मिलियन की गोरा बेच बेच के माल चला गया है, अब यहाँ से ऑनवर्ड हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे इंडिविजुअल्स, हमारे हाई नेटवर्क्स और ये थोड़े अरसे के लिए मार्केट हम लोग वापस हमारे हाथ में आ जाएगी। हाँ, फ्रंटियर की सेलिंग, इमर्जिंग की सेलिंग हो गई है, फ्रंटियर की बाइंग अभी शुरू नहीं हुई मेरी नाकिस राय के मुताबिक। अच्छा, वैसे ही बता रहा हूँ, ये 300 मिलियन की आप कह रहे हैं माल बेच के निकले, तो ये भी क्या कोई चिश्तिया गोरे तो नहीं है? जैसे अरे मुंह से गलत निकल गया, ये भी कोई मतलब ये कि वो वाले गोरे तो नहीं है कि जो बस नाम के गोरे हैं जिनका सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक हो? एक इशारतन आपसे पूछ रहा हूँ सर, देखें ये अब हमारे मुल्क के अंदर अब ये चीज़ें तो एक्सपोज हो गई हैं। मैं इसकी आपकी जानिब दोबारा वापस आता हूँ, मुझे पता है मैंने आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रोकता हूँ। मैं एहसन मेहनती साहब की जानिब जाता हूँ जिनका चेहरा तो मैं नहीं देख पा रहा लेकिन मुस्कुराहट में भांप पा रहा हूँ जी। तो जनाब एहसन मेहनती साहब, यहाँ पर मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूँगा सर, बात ये है कि क्या ये दुरुस्त है कि हमारी मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अचानक एक शेयर की गिरावट की वजह से पूरी मार्केट दबाव का शिकार बन जाए? अब ये एक शेयर जो है उसका सेक्टर भी नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल है, उसका कोई पोटेंशियल भी हमें नहीं पता, जिसके जो स्पॉन्सर्स हैं, ओनर्स हैं, उनका नाम भी पहली दफ़ा हमें पता लग रहा है। तो सर मुझे समझ में नहीं आया, ये एक शेयर की वजह से मार्केट दबाव का शिकार हो गई जी, नाम नहीं ले रहा शेयर का। जो है वो हम तो अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं, इस वक्त सेलिंग जो है वो मार्केट में देखी जा रही है। और आई थिंक कि जिस तरह फरीद ने इंडिकेट किया कि फॉरेन सेलिंग होती है तो जाहिर है वो पूरा एनवायरनमेंट हमारा जो है उससे खराब हो जाता है। इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो पूरा मार्केट का इस वक्त बिखरा हुआ है, क्योंकि फॉरेन सेलिंग जो है वो $1 बिलियन का अगर इस वक्त पोर्टफोलियो है फॉरेनर्स के पास, और अगर आगे अगर रुपया गिरता हुआ नजर आ रहा है 10 से 15% अगले साल नजर आ रहा है, तो जाहिर है वो फिर वो इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करता है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही तो है कि ये जो गोरा है ये सिलसिला चिश्तिया से ताल्लुक तो नहीं रखता? क्योंकि फिर तो हम लोगों को ऐसे ही वो कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पहले भी बताया गया कि ये फलां कंपनी जो है इसके पीछे गोरे हैं, फिर हमें पता लगा कि वो आदमी तो यहीं का निकला। तो सर ये कोई ऐसा तो नहीं कि ये गोरे रियल गोरे नहीं है, बल्कि बस ऐसे ही फेयर एंड लवली वाले गोरे, मतलब सॉरी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन अब तो बदल गया जी। देखिए, ये फंड्स तो साकरा अकाउंट से आते हैं और साकरा की जो सोर्स है वो सर्टनली जो है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मुस्तनिद तरीके से जो है उसको एवेल्युएट किया जाता है। तो आई थिंक ये फॉरेन फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेलिंग की तरफ इस वजह से आते हैं कि आप अगर रुपये को नहीं संभालोगे और एक लेवल पे आप स्टेबल नहीं करोगे तो उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर डिविडेंड यील्ड्स को भी नहीं देखता, कैपिटल गेन को भी नहीं देखता, वो सिर्फ निकलता है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि $1 बिलियन का जो पोर्टफोलियो है वो फॉरेन इन्वेस्टर के पास होता है और आगे आपको रुपया गिरता हुआ नजर आता है, तो जाहिर है कोई भी एक रेशनल इन्वेस्टर है वो डाइवेस्टमेंट करेगा। तो ऐसी अगर डाइवेस्टमेंट आती है मार्केट में तो मार्केट के पास इतनी 170 या 180 बिलियन का जो है वो फंड जो है इक्विटी की मद में होना चाहिए कि वो फॉरेन सेलिंग को रोक सके। तो सेंटिमेंट जो है वो इस वजह से वीक है कि इस वक्त फॉरेन सेलिंग को हम नहीं रोक पा रहे। और फॉरेन सेलिंग जो है सर्टनली जिस तरह से फरीद ने कहा कि जब तक फ्रंटियर मार्केट की बाइंग नहीं शुरू होती तब तक जो है ये सेंटिमेंट जो है वो इन्वेस्टर एनवायरनमेंट जो है वो सेलिंग की तरफ होगा। बट जाहिर है फंडामेंटली हमने मार्केट देखनी है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब गिरते हैं तो ये मार्केट जो है स्पेशली ऑयल सेक्टर काफी ज्यादा वीक हो जाता है। साथ में हमने जिस तरह से बात बताया कि भाई जिस तरह से जो पॉलिसी रेट या फिर जो सेकेंडरी मार्केट में 2.5% जो है वो पीआईबी की यील्ड्स बढ़ गई तो इन्वेस्टर जो है सर्टनली वो फिक्स्ड इनकम मार्केट की तरफ रुख कर जाता है जो लोकल इन्वेस्टर होता है। तो दोनों तरफ से जो है वो मार इस वक्त मार्केट को जो है वो पड़ते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। यहाँ पर मैं चाहूँगा एक पेचीदा सा सवाल पूछूं, क्योंकि जाहिर बात है जब भी फरीद आलम साहब आते हैं तो मैं कुछ सोच के बैठा होता हूँ। तो फरीद आलम साहब, मैंने सुना था एक ज़माने में कि फ्रैंकलिन टम्पल्टन नामी एक कंपनी पाकिस्तान में पैसे लगा रही है। तो फिर मुझे पता लगा कि उनके जीटीएस का सरबराह और उनका को वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका नाम विजय सी अडवाणी है और वो बेसिकली गुड़गांव मुंबई के अंदर उस अपने दफ्तर के अंदर बैठकर वो अपना काम किया करता था। तो सर वो तो समझ नहीं आई कि ये फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है
हमारे यहाँ कोई कंट्रोल या रेगुलेशंस इसमें मौजूद है? क्योंकि आपको याद होगा ये शोर यही था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है वो ओजीडीसी के शेयर खरीद रहा है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। तो ये तो कंपनी अभी भी नेट पे चेक किया जाए तो उस दौर के अंदर विजय अडवाणी साहब चलाया करते थे मुंबई में अपने दफ्तर से। तो सर समझ नहीं आई मुझे कि ये फॉरेन इन्वेस्टर जो है, इज ए ट्रू फॉरेन इन्वेस्टर? जी देखें, मैं क्योंकि अब इस मार्केट में पुराना हो गया हूँ, 25 साल से ये बातें सुन के और आपके सवालों का तैयारी, आपने जो बात की, देखिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एक जो हेड था मार्क मोबिस, वो पाकिस्तान आया था और मैं जिस पुराने इदारे से मुंसलिक था हमने होस्ट भी किया था उसको। और आजकल के जो हमारे PSX के MD हैं वो भी, और 5-6 बड़े नोटेबल नाम उस जमाने के। मार्क मोबिस का मैं और भी बता दूं एज अ प्राउड पाकिस्तानी कि मार्क मोबिस को हमारे उस जमाने के OGDCL, हम एक कॉन्फ्रेंस हमने एक मुनक्कद की, जूम तो नहीं था लेकिन जाहिर है कॉन्फ्रेंस कॉल पे, और इट वाज फॉर सम अदर रीजन। हम भी बैठे हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में टेलीफोन पे, तो एक किसी फंड मैनेजर ने OGDC पे सवाल पूछ लिया, तो जो इंटरप्ट किया बंदे ने जिसने कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसने कहा कि सर आज पाकिस्तान के बारे में सवाल जवाब नहीं है। तो मार्क मोबिस ने उसे रोका। मार्क मोबिस पाकिस्तान आया हुआ था, उसके OGDC उसका फेवरेट था। मार्क मोबिस ने कहा कि फॉर कमेंटिंग ऑन OGDCL आई डू। तो एक जमाना वो भी था जब हमारा OGDC की क्या वैल्यू थी और आज क्या है आपके सामने है। कमिंग बैक टू, मेरा ख्याल है कि लेकिन सर मैं इसकी वजाहत कर दूं कि वो बेसिकली मार्क मोबियस तो इमर्जिंग मार्केट्स को वॉच करते हैं, लेकिन जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव मामलात होते हैं वो तो मतलब शो के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ना सर। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मार्क मोबियस शो के लिए थे, लेकिन अगर ऑनलाइन इसकी तहकीक की जाए तो ये पता लग जाएगा कि जो पेरेंट कंपनी फ्रैंकलिन रिसोर्सेज है उसके भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिले जुले रहनुमा और जो लोग होते हैं वही डिसीजन ले रहे होते हैं सब्सिडीज के बारे में भी और उसके अलावा भी। ये तो बड़ी आसानी से तहकीक हो सकती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ जुज़वी तौर पर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह कि मैंने एक पॉइंट उठाया है इसके बारे में बहुत सारे सवालिया निशान हैं सर। मेरी तहकीक जो है वो, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मुस्तनद है, लेकिन आप अगर इंटरनेट पर भी सर्च करें विजय सी अडवाणी तो आपको पता लग जाएगा कि बंदे का प्रोफाइल क्या है और उसका ताल्लुक क्या है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ। जी सर सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मॉर्गन स्टैनली का जो हेडवेट था वो एक इंडियन था, बहुत सालों तक रहा और रहते हैं। जी सर, जो आपकी बात है वो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हो रही है कि हो सकता है कि मार्क मोबिस, मार्क टेम्पल्टन, ब्लैक रॉक, ये वो इन लोगों के ऑफिसेज जो सेटलमेंट ऑफिसेज हैं वो बॉम्बे या इंडिया में हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो। अच्छा, अगर एक और भी हम आगे चलते हैं, आपकी बात को और मैं लंबा करता हूं कि हो सकता है उस वाले इदारे का हेड या इस डेस्क का, इस रीजन का देखने वाला कोई हमारा काउंटर पार्ट जिसने फैसला करना है तो कि मेरी एलोकेशन पाकिस्तान की में कितनी हो या ज्यादा हो या कम हो, वो एक इंडियन हो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को ये थोड़ा बियॉन्ड चले जाते हैं। हाँ, इनका ये जरूर है कि एज अ नेशनलिस्ट कॉम उन्होंने अपनी कॉम को ज्यादा देना है वेट, बट ये आज हमारे स्कोप से थोड़ा सा आगे की चीज है। चलें, आप कहते हैं हम मान लेते हैं, हम आपकी बात से तो इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते। तो यहां पर असल में अब आगे चलते हैं। एहसान मेहनती साहब, मैं थोड़ा सा और आपसे वजाहत चाहता हूं। आपने रुपए पर दबाव की बात की, मुझे ये बताइएगा, पिछली मर्तबा भी आपने एक अच्छा हमें जो है एक रेंज दी थी कि जनाब डॉलर इसके दरमियान मूव करेगा, और वो बात आपकी दुरुस्त निकल आई। लोग हैरान थे कि आपने ये कहा है, लेकिन आपने जो बात की वो दुरुस्त साबित हुई और अभी तक रुपया दबाव का शिकार है। मुस्तकबिल में रुपये को कहाँ देखते हैं? देखिए, आई थिंक कि जो IMF की जो रिसीट हमें होपफुली जो है वो नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी, और आई थिंक कि जो इस वक्त रिसीट मिलने लगी है, ये पैकेज जो 4.2 बिलियन का है, इसमें इनिशियली $3 बिलियन जो है जब हमें मिल जाएंगे होपफुली, तो आई थिंक ये एक मतलब एक स्टेबिलिटी का साइन होगा। और आई थिंक ये जो इस वक्त रेंज है रुपए की, ये तकरीबन मैक्सिमम हमें नजर आ रही है ये 180 ओपन मार्केट तक जाएगा। इसके ऊपर हमें इसलिए नजर नहीं आता कि बिल्कुल ही विद इन अ डे और टू हमने जो है वो सऊदी रिसीट US डॉलर की लेनी है। रुपी स्टेबिलिटी जहां नजर आएगी वहीं पे फॉरेन सेलिंग को हम रुकते हुए जो है वो हमें लग रहा है। तो आई थिंक कि
जो मार्केट भी है ओवरऑल, तो इस वक्त काफी ज्यादा इस वक्त प्रेशर के रुझान में है, क्योंकि फॉरेन सेलिंग है। फॉरेन सेलिंग होपफुली रुक जाएगी जैसे ही हमें सऊदी रिसीट मिलेगी, और होपफुली नेक्स्ट मंथ एंड जो है वो हमें नेक्स्ट ट्रांच IMF का मिल जाएगा। तो हमें नजर आता है कि रुपी का ये मैक्सिमम इस वक्त लेवल चल रहा है, और इससे ज्यादा जो है रुपी को डेप्रिशिएट होते हुए हम बियॉन्ड 180 नहीं देखेंगे ओपन मार्केट। क्या फरीद आलम साहब आप भी इस बात से एग्री करते हैं, या फिर आप कोई और लाइन पर सोचते हैं? और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि वज़ीर ख़जाना ने भी कहा है कि डॉलर जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो इसके मुतल्लिक आप भी अपनी राय दीजिए। मुशीर ख़जाना, मेरा ख्याल है वज़ीर ख़जाना ने जो बात की, और पहले मैं एक थोड़ा सा और टेंजेंट टू व्हाट एहसन जस्ट सेड, देखें बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेशनल इस चीज को गेज करने में कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो मुनासिब है या नहीं। और उसमें अब पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं, हमारी AKD की रिसर्च भी बहुत शौक से निकालती है रीर, जिसे कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो वो अगर 100 हो तो इसका मतलब है आपकी प्राइसिंग ठीक है, ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है आपको थोड़ा करेंसी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ऑन द नेगेटिव साइड। और अगर नीचे हो, जिस तरह आजकल मैं उन सारे तालिबे इल्मों को या फाइनेंस के लोगों को ये और अपने आप को भी एज अ पाकिस्तानी बताऊं कि आज हमारा रीर जिसे कहते हैं, जो दुनिया में यूज कर रही है इस टेक्निक को, वो 95.8 है। तो इसका मतलब है हमारे पास 100 तक जाने में गुंजाइश है। उसका दूसरा मतलब आसान ये है कि 165 से 167 तक अगर हमारा रुपया हो अगेंस्ट $1, तो वो दुनिया के पैरामीटर पे बराबर है। अब हमारे हो ये रहा है कि हमारे जो भी बन रही हैं कमेटियां, उनके अंदर बहुत सारे माशा